फ्रेंड्स, आज हमारे सीआरपीसी का दूसरा लेक्चर है, जो सीरीज है उसका दूसरा लेक्चर है। लेकिन अपना लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आज इंडिया की दो सैड इवेंट्स हैं, मैं इरफान अहमद जी को और ऋषि कपूर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इसके बाद हम लेक्चर शुरू करता हूं। आज हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में। जैसा आप नाम देख रहे हैं, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, लेकिन जो नाम है एफआईआर जैसा शब्द कोई सीआरपीसी में है नहीं, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट एफआईआर का है वो सेक्शन 154 सीआरपीसी में है और सेक्शन 154 इंफॉर्मेशन की बात करती है, सूचना की बात करती है। क्योंकि कोई भी सूचना सबसे पहले होती है और क्योंकि इसी सूचना के बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जो सूचना फॉर द फर्स्ट टाइम दी जाती है, घटना के तुरंत बाद दी जाती है, वही पुलिस मोबिलाइजेशन का आधार होती है, इसीलिए इसे एफआईआर कहा जाता है। तो एक निक नेम है, इस शब्द का प्रयोग सीआरपीसी में कहीं किया नहीं गया है। अब हम समझते हैं एफआईआर क्या है। एक्चुअली एफआईआर कोई एक शब्द नहीं है। 154 में जब आप यहां की देखेंगे तो 154 में एफआईआर का पूरा एक सिस्टम है, पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं, किसको देते हैं? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को देते हैं। ध्यान रखिएगा, 154 में ए वर्ड यूज किया गया है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, दी नहीं यूज किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि इंडिया में कहीं भी कोई ऑफेंस हो और हम इसकी सूचना पुलिस को देना चाहें तो पुलिस को इसे लेना पड़ेगा, इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इसकी एक कॉपी हमें देनी पड़ेगी। पुलिस ऑफिसर इस बेसिस पर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता कि हमारी एरिया में नहीं आता। एफआईआर के लिए कोई एरिया नहीं बटा हुआ है। जिस तरीके से आप देखते हैं सेक्शन 48 में पुलिस को कहीं भी किसी पर्सन को जिसे अरेस्ट करना है वो किसी भी कोने में जाकर पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उसी तरीके से जो विक्टिम है या उसका कोई रिलेटिव है या कोई भी व्यक्ति है, किसी ऑफेंस की सूचना किसी भी थाने में दे सकता है जो इंडिया में हो, और ये जरूरी नहीं है जहां घटना घटे उसी थाने में उसकी सूचना दी जाए। ये तो पहली चीज हुई। तो ए पुलिस स्टेशन नॉट द पुलिस स्टेशन। इसके अगेंस्ट में आप देखेंगे सेक्शन 155 में दी वर्ड यूज किया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसकी सूचना उसी थाने में दी जाती है, उसी एरिया में दी जाती है, उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में दी जाती है जहां घटना घटती है। यही अंतर है 154 में 155 में। 154 में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि घटना कहां घट रही है, एफआईआर कहां की जाती है। लेकिन 155 में जो सूचना दी जाती है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस सूचना दी जाती है, वो उसी थाने में दी जाती है जहां घटना घटती है। दूसरी चीज, एफआईआर में जिस ऑफेंस की सूचना हम देते हैं उस सूचना को संज्ञेय होना चाहिए, कॉग्निजेबल होना चाहिए। कॉग्निजेबल का सीधा मतलब ये समझिए कि जिसका संज्ञान पुलिस को खुद लेना होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप इसकी सूचना पुलिस को न भी देते तो भी पुलिस की ड्यूटी थी कि इसका संज्ञान लेती, इसका इन्वेस्टिगेशन करती, इस पर पुलिस रिपोर्ट तैयार करती और इसका ट्रायल करती अक्यूज्ड का। यही अंतर है। तो एफआईआर करके पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को सूचना दे करके आप पुलिस के काम को हल्का करते हैं। इससे पुलिस ड्यूटी कम नहीं हो जाती,
क्योंकि जो ऑफेंस, जो घटना सड़क पर घट रही है, गंभीर घटनाएं हैं, मर्डर है, डकैती है, थेफ्ट जैसी घटनाएं एक ऑब्जेक्टिव होती है और पुलिस को इसका संज्ञान खुद लेना चाहिए, खुद लेना होता है। किस ऑफेंस का संज्ञान पुलिस को लेना चाहिए, खुद नहीं लेना चाहिए, इसके लिए आप शेड्यूल 2 में जब जाएंगे पूरा पूरा मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी सूचना संज्ञेय है, कौन सी सूचना असंज्ञेय है। कि 2 पॉइंट हो गए। पहला तो ये कि एफआईआर कोई भी कर सकता है, चाहे वो अक्यूज्ड हो, चाहे वो विक्टिम हो, चाहे अक्यूज का कोई रिलेटिव हो, क्लोज रिलेटिव हो, रिमोट रिलेटिव हो, या कोई ऐसा पर्सन हो जो दोनों में से किसी को जानता भी ना हो, स्ट्रेंजर हो। दूसरी पॉइंट डिस्कस किया हम लोगों ने कि एफआईआर किसी भी थाने में की जा सकती है, क्योंकि 154 में ए पुलिस स्टेशन यूज किया गया है, न कि दी पुलिस स्टेशन। इसलिए कोई पुलिस ऑफिसर इस ग्राउंड पर एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता, ये मेरे थाने में नहीं पड़ता। अगर ऐसा करेगा तो उस पनिशमेंट मिलेगा, भी डिस्कस करेगा भी चल करके उसको। तीसरी चीज, अगर आपने पुलिस को कोई सूचना दी, या तो आप ओरल दे सकते हैं या लिख के दे सकते हैं। ओरल अगर देंगे तब भी पुलिस को उसे अपनी हैंडराइटिंग में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और अगर लिखित देंगे तब भी अपने ही राइटिंग में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सूचना आप दें लिख करके पुलिस आपको उसी सदर रिकॉर्ड करके दे दे। हो सकता है वही सूचना लिख ले, लेकिन वो पुलिस के हाथों में होना चाहिए। तो जो सूचना आप लिख कर देते हैं, पुलिस उसे अपने हाथ से रिकॉर्ड करेगी, इन हिज ओन हैंड राइटिंग, ध्यान रहेगा, टाइप नहीं कर सकते, हाथ से लिखना होता है। हाथ से लिखने के बाद तब पुलिस ऑफिसर इंश्योर करेगा कि आपने जो सूचना दी है उसने वही लिखी है। कैसे इंश्योर करेगी? इंश्योर करने के लिए जो सूचना पुलिस लिखेगी, ऑफिसर लिखेगा, या उसका कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा, अपने हाथ में लिखेगा, उसे आपको पढ़ के सुनाएगा, दिखाएगा, अगर नहीं समझ में आता समझाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ आप पुलिस को दे रहे हैं, पुलिस वाला वही कुछ लिख रहा है जो आप बोल रहे हैं, अगर ओरल है तो, या रिटन है तो भी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपको पढ़ के सुनाएगा, वो नहीं समझ में आता समझाएगा भी आपको। और इसके बाद, समझाने के बाद जब आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपसे पूछेगी कि आपने जो बोला यही है, जब आप कहेंगे हाँ हमने जो बोला यही है, तब पुलिस ऑफिसर आपसे कहेगी कि आप अपना साइन करिए इस पर। तब इन्फॉर्मेंट का सिग्नेचर होता है। सिग्नेचर होने के बाद पुलिस ऑफिसर आपको एक कॉपी उसकी दे देती है, तुरंत दे देती है। द वर्ड इज फोर्थ विथ, 154(2) में फोर्थ विथ वर्ड तुरंत, जैसे लिख लीजिए वैसे कॉपी आप दे दीजिए। कॉपी लिखने के बाद जो कॉपी आप लेते हैं, आपको जब मिल जाती है तभी एफआईआर कंप्लीट होता है। अगर आपको कॉपी नहीं दी जाती, नहीं देता, इसका मतलब एफआईआर कंप्लीट नहीं हुई है, वो केवल आपकी दी हुई सूचना है, और एज एफआईआर उसको आप यूज नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपने सूचना दी, सूचना लेकर गए, पुलिस ऑफिसर ने लिखने से मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं देंगे, छोड़ जाइए सूचना, अक्सर थानों में ऐसा होता है। तो आपके पास कम से कम 3 रेमेडीज हैं। अगर नहीं लिखता तो पहली रेमेडी 154 क्लास 3 में ही दी गई है कि अगर थाने का ऑफिसर इंचार्ज आपकी इंफॉर्मेशन को नहीं लिखता, तो आप उसके सब्सटेंस को, यानी कि उसकी समरी को, जो आप कहना चाहते हैं, उसको एक लेटर बना करके उस जिले के एसपी को बाय पोस्ट आप डिलीवर करें। अब बाय पोस्ट का क्या मतलब हुआ? ये क्योंकि सीआरपीसी बहुत पुरानी है, ये तब की सीआरपीसी जब हमारे पास कोई कन्वेंस नहीं था, स्कूटर नहीं था, मोटर नहीं था, केवल पोस्ट ऑफिस दूर दूर होते थे, तो आप डाकखाने में डाल देते थे। लेकिन आज पोस्ट ऑफिस का मतलब होता है पोस्टिंग, मतलब आप उस सूचना को सीधे एसपी के ऑफिस में जाकर के बाई हैंड पर्सनली भी डिपॉजिट कर सकते हैं। उसका वही मतलब होता है जो पोस्टिंग का होता है।
और ये सूचना जो आप देंगे, अगर एसपी आपकी सूचना से बेसिस पर यह सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो उसे कार्रवाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, जो या तो वो खुद करेगा या अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को असाइन कर देगा कि इसका इन्वेस्टिगेशन आप करिए। और जब इन्वेस्टिगेशन होगा, जिस पुलिस ऑफिसर को डिप्यूट होगा उसकी वही पावर होंगी जो उस पुलिस ऑफिसर की होती जिसने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है। लेकिन ध्यान रहे, अगर किसी सबऑर्डिनेट को डिप्यूट करता है तो वो पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए जिसने एफआईआर लिखने से मना कर दिया है। अदरवाइज इसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा या नहीं होगा। तो पहली रेमेडी तो ये है कि आप एसपी को दें। एसपी अगर सेटिस्फाइड कैसे होगा? इसका अर्थ ये हुआ कि एसपी को विचार करना पड़ेगा, आपको लेटर को उसे खोलना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं कर सकता कि हम सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। आपको लेटर को रिफर करेगा, रिकॉर्ड करेगा, अपने एक रिकॉर्ड डायरी में या कहीं किसी जो प्रॉपर प्लेस होगा उसमें लिखना पड़ेगा कि इस जो सूचना हमें आई है, बाय पोस्ट आई है, उससे हम संतुष्ट क्यों नहीं है या संतुष्ट हैं कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं है। तो एक रेमेडी पुलिस एसपी के पास है, जाने की है। दूसरी रेमेडी, अगर एफआईआर नहीं लिखता, आपके पास कंप्लेंट की है, सेक्शन 2D में कंप्लेंट करिए। तो जब कंप्लेंट करेंगे तो आप मजिस्ट्रेट से ये प्रेयर कर सकते हैं कि एफआईआर लेकर के मैं गया था, मैंने पुलिस थाने में कोशिश की एफआईआर लॉन्च करने की, मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई, इसलिए मेरी एफआईआर लिखी जाए। तो सेक्शन 156 क्लास 3, अभी डिटेल हम बाद बात करेंगे इस पर। 156(3) में पुलिस को, मजिस्ट्रेट को यह पावर है कि वो उसका इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं, उसके बाद भी ये पावर है कि वो पुलिस को एफआईआर का लिखने का ऑर्डर दे सकता है, और जब एफआईआर लिखेगा तो उसमें इन्वेस्टिगेशन का भी ऑर्डर वो दे देगा। ये दूसरी रेमेडी आपकी है, ठीक है। अगर इससे भी नहीं काम चलता आपका, आप मजिस्ट्रेट के पास गए फिर भी नहीं काम होता, तो आपके पास एक और रेमेडी है, सेक्शन 39 सीआरपीसी की। सेक्शन 39 सीआरपीसी में सुपीरियर पुलिस ऑफिसर को वही पावर होती है जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन की होती है। आप उसके सामने ले जाएंगे, वहां वो रिकॉर्ड करेंगे, वो लिखेगा और प्रॉपर डायरेक्शन देगा। ये 3 रेमेडीज जो अवेलेबल हमारे पास है, जनरली इनमें से कोई न कोई फ्रक्टिफाई हो जाती है, इनसे काम चल जाता है। तो जब एफआईआर लिख दिया, एफआईआर की कॉपी आपको मिल गई, तभी एफआईआर पूरा हुआ। अगर एफआईआर नहीं लिखता, अब हमारे सामने 2 क्वेश्चन और है, क्योंकि एफआईआर तभी कंप्लीट होगी जब आप उस पर साइन करेंगे। जो सूचना पुलिस को आप देते हैं, वो सूचना जो पढ़ के आपको सुनाता है, उस पर आपका सिग्नेचर जरूरी है। इट इज मस्ट नॉट मे। और अगर आप हिला हवाली कर रहे हैं इन्फॉर्म करने के बाद भी, तो एक तो एफआईआर होगी ही नहीं हो, दूसरे पुलिस आपको प्रोसिक्यूट भी कर सकती है। सेक्शन 180 आईपीसी में, सेक्शन 180 आईपीसी में ये कहा गया है कि अगर पुलिस की पावर में आपसे सिग्नेचर लेने की है और आप सिग्नेचर लेने से मना करते हैं, तो आपका प्रोसिक्यूशन कर सकती है, जिसके लिए पनिशमेंट है 1000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है या 3 महीने के जेल भी हो सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए एफआईआर नहीं लिखी जाती आपकी, एसपी भी नहीं लिखता, 156(3) का कंप्लायंस भी नहीं होता, आप अग्रीव्ड है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपके सामने क्वेश्चन ये होगा, आपके सामने 2 रास्ते बचते हैं, या तो रिपीट करिए या फिर आप कोर्ट जाइए। तो ऐसी स्थिति में जहां आपकी एफआईआर न तो लिखी जा रही है, न तो एसपी से कोई रिलीफ मिल रही है, न 156(3) के बेसिस पर आपको कोई रिलीफ मिल रही है, वहां आपके पास
226 की रेमेडी बचती है, लेकिन ये रेयर रेमेडी है 226, क्योंकि 226 में अगर इंस्टीट्यूट का वायलेशन, क्योंकि 226 एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, बहुत रेयर होती है। अगर किसी इंस्टीट्यूट का इन्फोर्समेंट नहीं हो पाता, पुलिस ऑफिसर नहीं करता, तो 226 में उसको डायरेक्शन मिल सकता है। या ये क्यों रेमेडी होगी, क्योंकि इसके पहले रेमेडी और भी है। वो रेमेडी है 182 में, 182 आईपीसी में है कि ये जो अगर पुलिस 166 में दी गई है कि अगर पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता तो उसको पनिशमेंट मिलेगा, जो 6 महीने तक का हो सकता है। तो एफआईआर अगर नहीं लिखता तो 166 में पुलिस को प्रस्तुत भी कर सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, मान लीजिए सूचना आप गलत दे रहे हैं, एफआईआर में आपकी इंफॉर्मेशन सही नहीं है, तो क्या पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो लिखे ना लिखे? नहीं, उसके पास पावर नहीं है। उसे हर हाल में उस इंफॉर्मेशन को लिखना ही होगा, और अगर वो नहीं लिखते तो 166 में उसका प्रोसिक्यूशन होगा। हां, अगर आप सूचना गलत देते हैं तो उसके लिए अलग से प्रोविजन सेक्शन 182 से आईपीसी में दी गई है, 182 आईपीसी में, जिसमें आपको पनिश किया जा सकता है। तो ठीक है, तो एफआईआर आपने कर दी, आपको कॉपी मिल गई, नहीं मिली तो आपको रिलीफ मिली। रिलीफ मैंने बताया 226 रिलीफ हो सकती है, या अगर कंप्लेन करना चाहे पुलिस ऑफिसर का तो 166 में कर सकते हैं, उसको पनिशमेंट मिलेगा। अब एफआईआर आपकी पूरी हो गई, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे कि एफआईआर तो ये ऑर्डिनरी प्रोसेस हो गया। वीमेन के लिए जरूरत पड़ी अलग से प्रोविजन बनाने की, जैसे आप जानते हैं 2005 में अमेंडमेंट किया गया, 2008 में भी किया गया, 2013 में भी किया गया। इसमें वुमेन के केस में स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं जो सेक्शन 154 के प्रोविजन में ही दिए गए हैं। तो पहला क्या है, अगर कोई ऐसी ऑफेंस की सूचना दी जाती है जो रिलेटेड टू सेक्स वुअल ऑफेंसेस है, जैसे मान लीजिए 354 है, 354 ए बी सी डी ई, या 376 है, 376 ए बी सी डी ई है, या 376 ए बी है, 376 डी ए है, या 509 है। जितने भी ऑफेंसेस जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनके बारे में प्रिकॉशन अलग से लिया गया है। तो पहली कंडीशन क्या है कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं इन प्रोविजंस में, उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी सूचना या तो केवल फीमेल पुलिस ऑफिसर लिखेगी, वीमेन पुलिस ऑफिसर लिखेगी, या कोई अगर वो नहीं है तो कोई अन्य ऑफिसर लिखेगी, मेल नहीं लिखेगा, एक चीज। दूसरी चीज, अगर ऐसे जो विक्टिम है जो हैंडीकेप्ड है, डिसेबल्ड है, वो चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे परमानेंटली हो, चाहे टेम्पररी हो, उनकी एफआईआर या तो उनके घर पे लिखी जाएगी या ऐसे प्लेस पे लिखी जाएगी जो उनके लिए कन्वीनियंट होगा, उनके पेरेंट्स या गार्जियंस के प्रेजेंस में या किसी सोशल वर्कर की प्रेजेंस में। तीसरा जो प्रिकॉशन लिया गया है कि ऐसे जो वल्नरेबल क्लासेस हैं, जो कमजोर है, मतलब सेक्सुअली जो वल्नरेबल वीमेन है, उनकी जब एफआईआर लिखी जाएगी या जो डिसेबल्ड पर्सन की एफआईआर लिखी जाएगी तो उसकी वीडियोग्राफी जरूर होगी। ध्यान रखिएगा, वीडियोग्राफी जरूर होगी। और यही नहीं, एक पॉइंट और भी लिखा गया है जो प्रोविजन 154 का है कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा तो मजिस्ट्रेट के सामने इनकी जो गवाही होगी वो प्रायोरिटी पर होगी। 154(5)(a) में प्रोविजन दिया गया है एज सून एज पॉसिबल, ताकि ऐसे जो क्लासेस ऑफ ऑफेंसेस हैं उनके ट्रायल को स्पीड अप किया जा सके। ये 154 में जनरल का जो प्रोविजन है। अब हम एक चीज जानने की कोशिश करते हैं
कि एफआईआर की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप जानते हैं एफआईआर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से कि पुलिस मशीनरी को हम मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। जितनी जल्दी सूचना पुलिस को मिलेगी उतनी ही जल्दी इन्वेस्टिगेशन होगा और उतने ही क्विकली उसका ट्रायल होगा और क्विक जस्टिस, फ्री एंड फेयर जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है या जो ड्रीम है वो पूरा होगा। एक चीज। दूसरा रीजन क्या है एफआईआर का? दूसरा रीजन ये है कि जितनी जल्दी सूचना आप पुलिस को देंगे उतनी ही आसानी से, उतने ही ज्यादा जो एविडेंसेस हैं, जो क्राइम स्पॉट पर हैं, वो सेफ बने रहेंगे। उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसमें एम्बलिशमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आप जितना डिले हो जाएगा एविडेंसेस गायब हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। और तीसरा रीजन एफआईआर का होता है कि डॉक्यूमेंटेशन। एफआईआर फर्स्ट स्टेज होती है जहां से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का डॉक्यूमेंटेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बिना डॉक्यूमेंटेशन के पूरी नहीं होती। चाहे वो एफआईआर हो, चाहे अरेस्ट हो, चाहे अक्यूज का एग्जामिनेशन हो। आप देखें खुद ही आगे चलकर भी आप डिस्कस करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है और ये डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रोसीडिंग्स है यहीं से शुरू होती है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या एफआईआर एक से ज्यादा हो सकती है? आंसर है नहीं, क्योंकि एफआईआर का मतलब ही क्या रह जाएगा। अगर एफआईआर 2 हुई, 3 हुई, और हमने बताया कि पुलिस की इन्वेस्टिगेट करने की जो ड्यूटी है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन पर है, तो जो सूचना पहले दी जाती है उसी बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन होता है। जो सूचना आप देते हैं पुलिस की डायरी में, वो एक जीडी होती है, जनरल डायरी, उसे दर्ज करते हैं और जो फर्स्ट टाइम, प्रायोरिटी ऑफ टाइम में जो पहली बार दर्ज होता है वही इन्वेस्टिगेशन का बेसिस होता है। एक चीज और मैं बता दें आपको कि जब आप एफआईआर करते हैं तो पुलिस आपको कॉपी देती है, उस कॉपी के साथ साथ उसके पास एक जनरल डायरी रखी होती है। तो जो कॉपी आपको दे देती है इंफॉर्मेशन के सब्सटेंस को, इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं जो आप देते हैं या जो कॉपी मिलती है आपको, अपने हिसाब से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना होता है, इसलिए अपनी प्रायोरिटीज को चूज करनी होती है। उस इंफॉर्मेशन को अपने ढंग से, पहले कहाँ जाना है, कैसे इन्वेस्टिगेशन करना है, पहले किसे इन्वेस्टिगेट करना है, पहले किसे अरेस्ट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक जो जीटी होती है उससे मेंशन करता है। ये समरी बनाता है, सब्सटेंस बनाता है और इसे एक आम लैंग्वेज में कहते हैं चिक एफआईआर। तो चिक एफआईआर